नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हो क्लास कृष्णा सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में काफ़ी वर्षों से आते आ रहे हैं। आज फिर से हम लोग देखेंगे 19 तारीख 2024 के लिए, फरवरी महीना। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से बस उतना ही गुजारिश है, आप लोगों को वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए यदि पसंद आए तो, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। तो पहला सवाल है, पान वाले और हलदर साहब के बीच क्या सोच में अंतर था? हमने सोच में दोनों के बीच कैसे अंतर था? तो हमारा उत्तर है, पान वाले और हलदर साहब की सोच में काफ़ी अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर था। पान वाले की सोच संकीर्ण है, संकीर्ण माने छोटा है। वह दूसरों का उपहास करने वाला व्यक्ति था। यानी पान वाले कैसे व्यक्ति था? दूसरों का मजाक उड़ाने, उपहास माने मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति था। इसलिए वह चश्मे वाले को गरीब, पटेहाल बद्दा, ठीक है, इस जगह बुद्ध लिखा हुआ है लेकिन बद्दा, और लंगड़े के रूप में देखा था। जबकि हलदर साहब कैप्टन को महान और सच्चे देशभक्त के रूप में देखे थे, जो देश और देश के लिए जान देने वालों का सम्मान करता था। पान वाले के लिए वह सनकी है, पान वाले के लिए वह सनकी है। सनकी मतलब क्या है? सनकी मतलब पागल है। जबकि हलदर साहब के लिए वह सच्चा था। दूसरा नंबर प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? यानी सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? इस जगह ब्लॉक है, ब्लॉक माने लोग, ठीक है, ब्लॉक लिखा हुआ है लोग। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? हमारा उत्तर है, चश्मे वाला एक साधारण व्यक्ति था, ठीक है, साधारण व्यक्ति था, मार्शल सा लंगड़ा था, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नेताजी की मूर्ति का प्रतिदिन चश्मा लगाता था। शायद उसे नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति, ठीक है, बिना चश्मे की मूर्ति, इस जगह मूर्ति है, मोती लिखा हुआ है, ठीक है, बिना चश्मे की क्या है? मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए मैंने उसकी इसी श्रद्धा को देखकर, इसकी देश भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। भगत के पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, भगत के पुत्रवधू यह जानती थी कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उसके ससुर अकेले रह जाएंगे। संसार के वस्तुओं से उनका कोई सरोकार रहा भी नहीं। अब इस उम्र में वह अपना खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रख पाते थे। बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा? यह सब सोचकर, ठीक है, यह सब सोचकर उसका पुत्र वधू यानी इसकी बहू सोच कर, जगह सोकर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर सोच कर, बाल गोविंद भगत के साथ ही रहना चाहते थे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। चौथा नंबर, बाल गोविंद भगत को कबीर पर अपार श्रद्धा के क्या कारण थे? तो अपार श्रद्धा में बहुत ज़्यादा प्यार, क्या कारण थे? उत्तर है हमारा, भगत जी की कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा का कारण कबीर पंथी के श्रेष्ठ सिद्धांत रहे होंगे। कबीर पंथ की भक्तिकाल सर्वश्रेष्ठ पद था, जिससे व्यक्तित्व दृश्य धर्म का निर्वाह करते हुए साधु स्वभाव धारण करने जीवन की जा सकती है। कबीर अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। इस पद को प्रत्येक व्यक्ति अपना सकता था। पद माने हमारा होता है रास्ता। बाल गोविंद भगत जी भी शायद इसलिए कबीर पंथ को पसंद करते थे क्योंकि कबीर गृहस्थ जीवन पालन करते हुए भगवत साधना करते थे। भगत जी का भी अपना परिवार था जिसका पालन पोषण करते हुए वह सरल, सहज, आडंबर रहित व्यक्ति मार्ग का अनुसरण करने में स्वयं को समर्थ पाए थे, तभी उन्हें इस पथ से जीवन में अपनाया होगा।
यशपाल का संक्षिप्त परिचय दें, यानी लेखक के बारे में परिचय शॉर्टकट यानी संक्षिप्त में दें बोल रहे। तो इसका उत्तर है लेखक यशपाल का जन्म 1930 को ईस्वी में पंजाब के फिरोजापुर छावनी में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से प्राप्त किया एवं BA यानी ये जगह लिखा हुआ हमारा इसका BA लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त किया। वह लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव से मिले, वहीं से उनमें क्रांतिकारी की भावना जागीर लिखा हुआ है जाग उठा। सन 1976 में उनका निधन हो गया, यानी किसका निधन? हमारा लेखक यशपाल जी का निधन यानी मृत्यु। उनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञानदान, तारक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि कहानी संग्रह है। और उसका जो उपन्यास है झूठ सच, अमित दिव्या पार्टी, कमर रेट, दादा कमर रेट, तेरी मेरी, उसकी बात आदि के प्रमुख उपन्यास है। 6 नंबर लेखक ने सेकेंड क्लास टिकट क्यों खरीदा था? यानी हमारे यशपाल जी सेकेंड क्लास टिकट क्यों खरीदा था? लखनऊ अंदाज पाठ का ये प्रश्न है। तो लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा था क्यों? तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसका उत्तर है लेखक को नई कहानी और नए पात्रों की तलाश भी उन्हें लगता था कि ट्रेन में सफ़र करने के क्रम में फिर क्यों से प्राकृतिक नज़ारा देखने के क्रम में कई नई कहानी एवं नए पात्र मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा था। ये जगह हमारा होता है खरीदा था, ठीक है, सेकेंड क्लास का। तो लेखक जी सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए करता था क्योंकि उन्हें नई कहानी और नए नए लोग पत्र जो कहानी में अपना संग्रहित करना चाहते थे, लिखना चाहते वे सब मिले सोच के हुए सेकेंड क्लास टिकट में सफ़र किया था। 7 नंबर फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर से कहा गया है? उत्तर फादर बुल्के बेल्जियम से भारत आए थे, भारत में रहकर या भी यहाँ एक संस्कृति में पूरी तरह बस गए थे, भारत की संस्कृति में पूरी तरह बस गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको देश की याद आती है तो उन्हें उत्तर दिया मेरा देश भारत है। तथा राम कथा के उद्भव और विकास का शोध कार्य किया। फादर बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत प्रयास किया। ब्लू तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण किया। ये वाला किया नहीं, ये वाला किया, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रमाणिक शब्दकोश तैयार किया, यानी कि डिक्शनरी तैयार किया हिंदी अंग्रेजी का। भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से और प्रत्यक्ष इस प्रकार कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। 8वां नंबर प्रश्न फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? तो उत्तर हमारा है देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष होता है ना, आकार में लंबा चौड़ा होता है, उसी प्रकार छाया भी होता है। बड़े आकार का होने के कारण वह लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, यानी छाया देकर ठंडी ठंडी माने शीतलता प्रदान करती है। इस तरह फादर बुल्के परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वह सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की बातें उसे उपस्थित रहते थे, यानी पुरोहित की बातें उसी तरह पुरोहित की तरह वह उपस्थित रहते थे। ये बातें ठीक नहीं है, ये वाला बातें ये बोलते हैं तरह, ठीक है। हर व्यक्ति उनसे प्यार और सहारा प्राप्त करता था। उनकी नीली आंखों में हमेशा वात्सल्य चमकता रहता था मैंने प्रेम उमड़ता रहता था सबके लिए। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसे समान प्रतीत होता था। इस जगह हमारा देवघर लिखा है, लेकिन देवघर नहीं है, देवदार, ठीक है, देवदार की छाया जैसे। यहाँ भी देवदार,
9 नंबर प्रश्न, लेखक ने पादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? उत्तर है, लेखक ने पादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। ठीक है, दिव्य मानवीय करुणा ये जगह होना चाहिए। ठीक है, ये दिव्य चमक कहा है क्योंकि पादर बुल्के उनके घरों के किसी भी उत्सव एवं संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर अपने आशीषों से भर देते थे। ये जगह आशीषों है। ठीक है, शीश नहीं है, यह है आशीषों। आशीषों माने आशीर्वादों से। लेखक ने उनका क्रोध भी कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब जलका महसूस किया है। पानी की तरह लबालब उसका प्यार था। वे लोगों को सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, उन्हें सांत्वना देते थे। 11 नंबर प्रश्न, परिमल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर, 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले उत्साहित युवा मित्रों द्वारा परिमल की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, यानी गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि का खुली आलोचना एवं उन्मुक्त बहस की जाती थी। माने वो सब के बारे में आलोचना करते थे और उन्मुक्त बहस माने एक दूसरे बोलते हैं लोग। अगला प्रश्न 11 नंबर, सन 1940-47। ठीक है, सन 1940-47 भारत के वातावरण का वर्णन करें। उस समय भारत का वातावरण कैसा था उसके बारे में हमें बताना है। तो उस समय 1947 भारत का वातावरण पूरे ढलमक एवं जोश क्रोध से बढ़कर पूरा था, माने पूरा जोश से पूरा भरा पूरा था। प्रभात फेरियर, हड़ताल, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और इन सब से जोड़ना हर दुआ का उन्मत्त युवकों का कौन सा लाभ बन चुका था। आंदोलन में मैंने खून का लहू बन चुका था। ठीक है, लब नहीं, इस जगह खून का लहू। आंदोलन में भाग लेने के लिए युवक के साथ साथ युवती। ठीक है, युवक के साथ साथ क्या, युवती भी आती थी। ठीक है, युवती यानी लड़कियां अभी निर्भीक थे, माने वो लोग भी उत्साहित थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो देखें और वीडियो को अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक के समान होता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को हमारी ओर से फिर से स्वागत है और शुभ क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।